दोस्तों ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट 4 होगा, जिसमें हम लोग आज जो हमारे रिवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया का ड्रेनेज है उस पे बात करेंगे। और इसके पहले ऑलरेडी 3 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट में हम लोगों ने बेसिक्स पे बात की, फिर उसके बाद वाले सेकंड पार्ट में रिलीफ फीचर्स का अध्ययन किया। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जो आर्टिजियन वेल्स पाए जाते हैं, उत्सुत कूप पाए जाते हैं, उनकी हम लोगों ने स्टडी की, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। और अब ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जनरली मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे रिलीफ में आता है कि रिलीफ फीचर्स को बताइए, वैसे ही यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ड्रेनेज है उसके बारे में बताइए, या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो रिवर्स हैं उसके बारे में बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन ही आता है इस पे। और सबसे पहले तो आप लोग एक काम करिए, इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने उन्हीं रिवर्स को यहाँ पे मैंने शामिल किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। बाकी एटलस में या जब आप नेट पे सर्च करेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह का यहाँ पे आपको मैटर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मेन रिवर्स हैं हमको उसी पे सिर्फ फोकस करना है। तो इतनी रिवर्स को हम लोग को ध्यान से देखना होगा। और अभी हम लोग नीचे इसकी लिस्टिंग भी करेंगे बाद में, पहले पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको अगर लॉन्ग आंसर की फॉर्म में अगर हम देखें तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपल क्वेश्चन आएगा। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आंसर का एक फॉर्मेट समझ लेते हैं, फिर उसी फॉर्मेट को यूज करते हुए हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को। जनरली इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको रिलीफ वाले में भी मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन आप अपने से बनाएंगे। और पहला वाला पार्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आप काफी चीजें जान ही गए होंगे कि इसका जो देशांतरी विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, और क्या क्या खासियत है ऑस्ट्रेलिया की। तो थोड़ा बहुत 40, 50, 60 वर्ड्स का एक सिंपल सा ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्शन आप लोग अपने से लिख सकते हैं। उसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं लिखनी है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ बेसिक सी बातें आपको वहां पे लिखनी है। इसके बाद मेन आंसर जब आपका शुरू होगा तो वहां पे आप ये बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो अपवाह क्षेत्र है उसको हम इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस आंसर को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी ओशन में गिरने वाली नदियां, जैसे प्रशांत महासागर में, पैसिफिक में गिरने वाली नदियां, इंडियन में गिरने वाली नदियां, ऐसे करके भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो उतना सटीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब यहाँ सदर्न ओशन भी है, यहाँ इंडियन ओशन भी है, इधर पैसिफिक ओशन भी है, इधर कुछ खाड़ियां भी हैं। अब इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी खाड़ी किस ओशन के अंतर्गत आती है। जैसे अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन जैसे यहाँ पे अराफुरा सी है और यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, तो जो अराफुरा सी है, अराफुरा सी का ही पार्ट है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, और पैसिफिक ओशन का पार्ट है अराफुरा सी। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया भी पैसिफिक का ही पार्ट हुआ। लेकिन यही जस्ट बगल में गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे है, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है, जो कि तिमोर सी का पार्ट है, और तिमोर सी इंडियन ओशन का पार्ट है। तो मतलब गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे इनडायरेक्टली इंडियन ओशन का ही पार्ट हुआ। और इधर आपका है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को इंडियन ओशन का ही पार्ट माना जाता है। अभी मैं ये चीज आप लोगों का क्लियर कर दूंगा बाद में। तो इस वजह से कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किस में है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, हालांकि वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका ये है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि नॉर्दर्न ड्रेनेज, ईस्टर्न ड्रेनेज, वेस्टर्न ड्रेनेज, सदर्न ड्रेनेज और इनलैंड ड्रेनेज। मतलब कि उत्तरी अपवाह, पूर्वी अपवाह, पश्चिमी अपवाह, दक्षिणी अपवाह और आंतरिक अपवाह। उत्तरी अपवाह का मतलब वो रिवर्स जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में प्रवाहित हो रही हैं, ईस्टर्न में जो पूर्व में प्रवाहित हो रही हैं, वेस्टर्न में
जो पश्चिम में प्रवाहित हो रही हैं, सदर्न में मतलब कि जो दक्षिण में प्रवाहित हो रही हैं, और इनलैंड में वो नदियां जो ना तो किसी दिशा में नहीं प्रवाहित हो रही, किसी वाटर बॉडी में नहीं गिर रही हैं कि पैसिफिक में गिर रही हैं या इंडियन में गिर रही हैं, बल्कि वो बीच में किसी झील इत्यादि में गिर जा रही हैं, और मेन लैंड के अंदर ही, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी झीलें हैं ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट झील है आयर झील, लेक आयर। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मेट कि सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये जो 5 ड्रेनेज मैंने बताया उसमें आपको अब कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपकी पहली हेडिंग होगी नॉर्दर्न ड्रेनेज, उत्तरी अपवाह। अब उत्तरी दिशा में जो जो रिवर्स बह रही हैं उसी का नाम आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्दर्न ड्रेनेज की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे हर रिवर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है। अब हर हेडिंग पे अगर आप अपने शब्दों में बनाएंगे इसको और रिवर्स के नाम को इंक्लूड करते हुए थोड़ा सा पैराग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे, तो 40 वर्ड्स 50 वर्ड्स का आप एक पे आराम से बना लेंगे, और आपके पास 5 हेडलाइंस है, तो आपका एक अच्छा खासा लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा, और अच्छा सा फिगर आपके पास है ही। तो इसमें नॉर्दर्न ड्रेनेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनमें है, ये है मिचेल रिवर, एम से, जी से गिलबर्ट रिवर, और एफ से फ्लिंडर्स रिवर। ठीक है, मिचेल, गिलबर्ट और फ्लिंडर्स, ये तीनों नदियां कहाँ गिरती हैं? गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया में। और यहाँ पे एक नदी है रोपर नदी, जो कि गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया में गिरती है, अपना मुहाना बनाती है। और यहाँ पे एक नदी है विक्टोरिया नदी, जो कि गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे में अपना मुहाना बनाती है। तो ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि नॉर्दर्न ड्रेनेज में हम शामिल करते हैं। और यहाँ पे एक ट्रिक छोटी सी ये भी है कि जैसे मान लीजिए नॉर्दर्न ड्रेनेज यहाँ लिखा हुआ है, अब आप कंफ्यूज ना हो तो जब भी इसका नोट्स बनाइए, तो जैसे मैंने नॉर्दर्न ड्रेनेज के बगल में लिखा है 5, तो मतलब कि जब मैं रिवाइज करूंगा तो नॉर्दर्न ड्रेनेज के बगल में जब मैं 5 देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ मैंने 5 रिवर्स उत्तर दिशा वाली पढ़ी हैं। तो बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए तुरंत मेरे माइंड में इन 5 नदियों के नाम आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल नाम है, मिचेल, गिलबर्ट, फ्लिंडर्स, रोपर एंड विक्टोरिया। तो यही काम इसमें सही रहता है, क्योंकि रिवर्स बहुत ज्यादा जब होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास में नंबर्स रहेंगे, ये नंबर वाला फॉर्मूला मैंने आपको खाड़ियों के लिए भी बताया था कि नंबर्स रहने से हमारे माइंड में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। अब जैसे हमको पता है 5 ही हैं, तो 5 हमारे माइंड में नाम आ जाएंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज होंगे कि 7 हैं या 8 हैं। तो उसमें हम सही काउंट जब नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है हम 5 सही सोच रहे हो लेकिन हमको लगेगा कि हम कहीं 1 या 2 भूल रहे हैं। तो इस तरीके से नंबरिंग हमको कर लेनी चाहिए जब भी हम रिवर्स पढ़ें, पीक्स को पढ़ें, इस तरह की चीजें जो थोड़ी सी रटने वाली होती हैं। तो ये हमारा नॉर्दर्न ड्रेनेज हो गया। नॉर्दर्न ड्रेनेज में ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। इसके बाद जो हमारा ईस्टर्न ड्रेनेज है, ईस्टर्न ड्रेनेज में आप देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जो ईस्टर्न ड्रेनेज है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से कुछ छोटी छोटी नदियां इधर निकलती हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये जो है हमारा है पैसिफिक ओशन, इधर है कोरल सी, इधर है तस्मान सी। इसी एरिया में जाके वो अपना मुहाना बनाती हैं या गिरती हैं। इस एरिया में कोई भी इंपॉर्टेंट रिवर ऐसी नहीं है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ये इनकी लंबाई है। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल रिवर है। और ईस्टर्न ड्रेनेज जो है ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहीं पे है। अब यहीं से छोटी छोटी रिवर हैं वो अपना गिर जा रही हैं पैसिफिक ओशन में। इसके बाद आता है हमारा वेस्टर्न ड्रेनेज, जो कि इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी अपवाह, जो रिवर्स ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम में गिरती हैं। एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान देनी है कि ये रिवर्स निकल कहाँ से रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा रटने वाली चीज हो जाएगी और आंसर में आपको बहुत ये मेंशन भी नहीं करना है, लेकिन जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप पूरा पढ़ चुके हैं रिलीफ फीचर, तो आपको पता है कि इस रीजन में प्लेटो एरियाज हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, अलग अलग जगह उच्च भूमियां हैं। तो उन्हीं उच्च भूमियों से ये रिवर्स आपकी ये निकलती हैं। अब ये पश्चिमी अपवाह के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनमें है फोर्टेस्क्यू रिवर, एशबर्टन रिवर, गैस्कोइन रिवर और मुर्चिंसन रिवर। ये जो 4 नदियां हैं
ये पश्चिमी अफवाह में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ गिर रही हैं? ये जो रीजन है ये होता है हमारा इंडियन ओशन का पार्ट। तो ये फोर्टेस्क्यू, एशबर्टन, मुर्चिंसन, फोर्टेस्क्यू, एशबर्टन, गैस्कोइन और मुर्चिंसन, ये जो चार नदियां हैं ये इंडियन ओशन में अपना मुहाना बना रही हैं। अब इसके बाद जो हम लोगों का आता है सदर्न ड्रेनेज, दक्षिणी अपवाह, वो रिवर्स जो दक्षिण दिशा में आ रही है ऑस्ट्रेलिया में। और जो ऑस्ट्रेलिया का सदर्न ड्रेनेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मरे डार्लिंग नदी का एरिया है। स्क्रीन पे एक फिगर आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे इस पे हम लोग बात करेंगे। जो मरे डार्लिंग बेसिन है ऑस्ट्रेलिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर की दृष्टि से। बहुत ये एक फर्टाइल एरिया है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलिया की जब भी हम बात करते हैं तो बाकी मिचेल, गिलबर्ट, फ्लिंडर्स, फोर्टेस्क्यू, विक्टोरिया, रोपर, बहुत सारी रिवर्स के नाम अभी हम लोगों ने देखे, लेकिन वो जो रिवर्स हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हर कॉन्टिनेंट में रिवर्स तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ रिवर बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये स्पेशली एशिया में, साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो ये तीन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कुछ का और नाम ले सकते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बाकी सारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वही चीज यहाँ पर भी है। ऑस्ट्रेलिया में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगी, वो है मरे और डार्लिंग नदी। और मरे और डार्लिंग का जो बेसिन है वो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं कि ये है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में अलग अलग उच्च भूमियां हैं, वहां से ये रिवर्स निकलती हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो मरे नदी है, मरे नदी की लंबाई अधिक है। जो मरे नदी है इसकी लंबाई है 2508 किलोमीटर। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो दक्षिणी वाला पार्ट है यहाँ से निकल रही है और इधर चली आ रही है। ठीक है, इधर से आ रही है आपकी बारवान नदी और ये आ रही है डार्लिंग नदी। ये सारे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ही पार्ट्स हैं। और बारवान नदी इधर डार्लिंग में मिलती है और फिर आगे चल के ये डार्लिंग नदी मरे में मिल जा रही है। इधर ये नदी है आपकी लाचलान नदी और ये मुरुम्बित्जी। मुरुम्बित्जी भी एक इंपॉर्टेंट नदी है जो कि मरे नदी में मिल जाती है बाद में। ये लाचलान और ये मुरुम्बित्जी, लाचलान और मुरुम्बित्जी दोनों मिलती हैं आपस में और मिलने के बाद ये दोनों मरे में मिल जाती हैं। इधर डार्लिंग इधर से आ रही है और इधर बारवान डार्लिंग में मिल जाती है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला, ये पूरा आपका मरे डार्लिंग बेसिन है। मरे डार्लिंग बेसिन में बारवान भी एक इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले कर रही है, लाचलान है, मुरुम्बित्जी है, ये सब उस बेसिन की छोटी रिवर्स है। और मेन जो पूरा जो बेसिन की जो मेन रिवर है वो है मरे और डार्लिंग, जिसमें कि मरे मेन है। मरे यहाँ से आ रही है जो साउथ पार्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, और उस मरे रिवर में पहले तो लाचलान और मुरुम्बित्जी मिल रही हैं और आगे चल के डार्लिंग नदी मिल रही है उसी मरे रिवर में, और उसी डार्लिंग में ऊपर से बारवान नदी आ रही है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा एक ड्रेनेज है ये हमारा दक्षिणी ड्रेनेज है, सदर्न ड्रेनेज है, और यही हमारे डार्लिंग बेसिन भी है। और ये रिवर्स कहाँ गिर रही हैं? ये जो हम लोगों का यहाँ एनकाउंटर की खाड़ी है वहीं पे ये नदियां अपना मुहाना बना रही है। मतलब फाइनली तो एक ही नदी गिर रही है मरे, ये सारी तो उसमें मिलती जा रही हैं। जैसा कि जब हम लोग पढ़ते हैं काफी सिमिलर आपको लग रहा होगा, हालांकि बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, लेकिन जब हम इंडस सिस्टम पढ़ते तो इंडस में हम देखते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सब फाइनली मिलती हैं और उनकी एक संयुक्त धारा बनती है जिसको हम लोग पंचनद बोलते हैं। फिर वो धारा जाके पठान नहीं, मिठानकोट पाकिस्तान में है, मिठानकोट में जाके वो इंडस से मिलती हैं। फिर फाइनली इंडस जो है सबका जल लेके वो अपना मुहाना बनाती है। तो वही कुछ केस यहाँ पर भी है कि मरे रिवर अपना आ रही है, बाकी सब उसमें मिलती जा रही हैं। और यहाँ पे एनकाउंटर की खाड़ी, वहीं पे ये सब अपना इन सब का जल फाइनली यहाँ पे गिरता है। तो ये हो गया हमारा सदर्न ड्रेनेज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ड्रेनेज की बात करें
तो वो हमारा ये सदर्न ड्रेनेज ही है। ये एक चार्ट है छोटा सा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हालांकि ये बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो हमारी रिवर्स हैं उसकी मैंने एक लिस्टिंग कर दी है। तो लिस्टिंग इम्पोर्टेंट है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी कि नॉर्थ वाले में कौन सा हम लोगों ने पढ़ा, साउथ वाले में कौन सा पढ़ा। और बगल में मैंने किलोमीटर में उनकी लेंथ भी लिख दी है। जैसे कि नॉर्थ में हम लोगों ने पढ़ा मिचेल को, जो कि 750 किलोमीटर की है, गिलबर्ट 887 किलोमीटर, फ्लिंडर्स 1004 किलोमीटर, रोपर 1010 किलोमीटर, और विक्टोरिया छोटी सी नदी है सिर्फ 560 किलोमीटर की। मरे सदन में अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं 2508 किलोमीटर, मुरुम्बिद्जी 1485 किलोमीटर, डार्लिंग 1472 किलोमीटर, लाचलान 1440 किलोमीटर, और बारवान 700 किलोमीटर। वेस्टर्न अभी हम लोगों ने पढ़ा पहले, फोर्टेस्क्यू, एशबर्टन, गैस्कोइन और मुर्चिसन 760 किलोमीटर फोर्टेस्क्यू की लेंथ है। एशबर्टन 680 किलोमीटर की छोटी सी नदी है, गैस्कोइन 865 किलोमीटर, और मुर्चिसन 720 किलोमीटर। इनलैंड ड्रेनेज में बताना अभी भूल गया, अब मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इनलैंड ड्रेनेज में क्या होता है कि जैसे ये है आयर झील। अब ये जो आयर झील है, हालांकि मैं सिर्फ आयर झील को ही बता रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जब आप मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी लेक्स हैं। हर लेक्स के बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, और सारी लेक्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी लेक है आयर लेक, और इसके ये पूरा एक जो है बेसिन इलाका है, थोड़ा अगल बगल से थोड़ा धंसा हुआ इलाका है, और ये हम लोग रिलीफ में बात कर चुके हैं। तो अगल बगल से तो थोड़ा डाउन ही इलाका है और लेक भी है। तो इस पूरे हिस्से से कुछ रिवर्स यहाँ पे अपना जल गिराती हैं, इसको हम लोग इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं, आंतरिक अपवाह। मतलब कि ये जो रिवर्स हैं ये किसी सागर में या खाड़ी में नहीं गिर रही हैं, ये अंदर ही किसी लेक में गिर रही हैं। और ये रिवर्स भी जो है वो परमानेंट नहीं है, अस्थायी प्रकृति की हैं। और वर्षा की जब ऋतु होती है, जो रेनफॉल वाला सीजन होता है, उस समय तो इनका फ्लो होता है, नहीं तो ये सूखी रहती हैं। और इसमें ये जैसे मैंने एम लिखा हुआ है, तो एम से है ये एक माकुम्बा एक रिवर है, और ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू से है वारबर्टन। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, माकुम्बा एंड वारबर्टन। और कुछ नेम है, सबको यहाँ पे मैप पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा जो फिगर है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम के लिए भी मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि उतने ही रिवर्स को दिखाएं, भले आपको याद हो, उतनी ही रिवर्स पे चर्चा करें जितने से आपका फिगर अच्छा लगे देखने में। अब जैसे इतने से हम लोग का जो फिगर है वो ठीक लग रहा है, डिसेंट फिगर है, बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। चीजें समझ में हम लोग को आ रही हैं। एक दो कम हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा कम भी नहीं करना है कि हमारा कंटेंट भी अच्छा रहे। लेकिन अभी हम इसमें और रिवर्स दिखा दें और लेक्स दिखा दें तो विद्वता तो हम अपनी दिखा सकते हैं वहां पे, लेकिन हमारा फिगर फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो फिगर्स बनाते समय हमेशा इस चीज का हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में कहीं अपना फिगर बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर हमारा साफ सुथरा भी हो और उसमें एक ठीक ठाक मैटर भी हो, जो कि जितना से हमारा आंसर अच्छा लगे देखने में। और अगर आप इतनी जितनी रिवर्स की हम लोगों ने अभी तक चर्चा की, उतनी रिवर्स की अगर आप चर्चा कर ले रहे हैं अपने आंसर में, तो मेरे हिसाब से इतना सफिशियंट है। अगर ड्रेनेज पूछा जा रहा है आपसे और इतनी रिवर्स आप बता रहे हैं तो पर्याप्त होगा। हम लोग लिस्टिंग पढ़ रहे थे, तो यहीं तक हम लोग पहुंचे थे। मकुम्बा के बारे में मैंने बताया आपको, वारबर्टन के बारे में बताया। देखिए मकुम्बा मैंने अभी बताया कि एक अस्थायी नदी है, कितनी छोटी है, सिर्फ 233 किलोमीटर की। वारबर्टन 412 किलोमीटर की। डायमंटीना लंबी है इन लोगों से, डायमंटीना लंबी है इन दोनों की अपेक्षा 900 किलोमीटर की। और एक नदी और है जॉर्जिना, 1130 किलोमीटर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स की एक लिस्टिंग हो गई। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स की एक पूरी लिस्टिंग हो गई। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम गिनती करें कि हम लोगों ने कितने रिवर्स की स्टडी की, तो इसमें हो गई 5 हमारी, 5 5 10, और इसमें हो गई हमारी 14 नदी और 18।
तो ये हम लोगों की 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी कि हम लोगों ने लेंथ भी देख ली है कि कौन सी रिवर कितनी लंबी है किलोमीटर्स में। 5 रिवर्स हमारी नॉर्दर्न ड्रेनेज में है, 4 हमारी वेस्टर्न ड्रेनेज में है, यहाँ पे भी 5 है, सदर्न ड्रेनेज में भी 5 है, और 4 हमारी इनलैंड ड्रेनेज में है। ठीक है, तो इस लिस्टिंग से आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। और आंसर इसका कैसे लिखना है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की कि आपको बहुत ही सिंपल सा आंसर लिखना है। बस इंट्रोडक्शन दीजिए और हर ड्रेनेज की एक हेडिंग बनेगी। जैसे आपने हेडिंग डाला नॉर्दर्न ड्रेनेज, अब नॉर्दर्न ड्रेनेज में इन रिवर्स का नाम लेते हुए अगर इनकी लंबाई याद है तो लिख सकते हैं, और अपना एक 40 वर्ड 50 वर्ड का एक पैराग्राफ बना लीजिए कि नॉर्दर्न ड्रेनेज में उन रिवर्स को हम शामिल करते हैं जो कि गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में गिर रही हैं, या फिर वो गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे में गिर रही हैं। इसमें मिचेल है, गिलबर्ट है, फ्लिंडर्स है, ये सारी नदियां हैं। इसी तरीके से वेस्ट वाले का बना लीजिए, साउथ वाले का बना लीजिए, इनलैंड वाले का बना लीजिए। तो अगर आप एक हेडिंग पे 50 वर्ड्स भी लिख लेंगे, 50 वर्ड्स लिखना बहुत ही नॉर्मल है इतने कंटेंट पढ़ने के बाद, तो आपके पास टोटल यहाँ पे 5 हेडलाइंस हैं, तो आपका 250 हेड वर्ड्स हो गया। प्लस हो सकता है आप किसी हेडिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लें, तो आराम से आपका 300 वर्ड्स हो गया। प्लस आपको एक इंट्रोडक्शन भी लिखना है, और प्लस आपको एक अच्छा सा फिगर भी देना है। तो एक बहुत ही अच्छा सा आपका लॉन्ग आंसर यहाँ से तैयार हो जाएगा। अक्सर हम लोग लॉन्ग आंसर लिखने में परेशान हो जाते हैं, लेकिन कभी भी लॉन्ग आंसर को जब भी आपको तैयार करना हो तो उसको हेडलाइंस में तोड़ लीजिए, तो वो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ ज्योग्राफी में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कोई लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जनरली हम लोग लॉन्ग आंसर, जैसे पर्सनली मैं 300 वर्ड या 350 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि टाइम भी कम होता है एग्जाम में, 350 या 400 वर्ड। तो अगर हमारे पास, जब भी हम तैयार करें टॉपिक को एग्जाम के लिए, तो हमेशा हम हेडलाइंस बनाएं अपनी रिवीजन वाली नोट्स में। तो अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे मेरे पास 7-8 हेडलाइंस तैयार हैं, तो आसानी से उन हेडलाइंस का यूज करते हुए हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो यही प्रोसेस हम लोगों ने रिलीफ में भी देखा था, यही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी देखे, और पूरी जियोग्राफी में या कहीं किसी भी सब्जेक्ट में लॉन्ग आंसर लिखने की ट्रिक यही होती है। जब तक हम हेडलाइंस बना के नहीं पढ़ेंगे टॉपिक्स को, तब तक हम कंफ्यूज रहेंगे। अब जैसे यही टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर हम लोग ऐसे पढ़ लेते बिना किसी हेडिंग के, सीधे पढ़ते चले जाते, तो ये टॉपिक लेंदी भी लगता, बोरिंग भी हो जाता। लेकिन ऐसे देखिए कितना सिंपल है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बांट दिया, वेस्ट वाला अपवाह, ईस्ट का अपवाह, नॉर्थ का अपवाह, साउथ का अपवाह, इनलैंड अपवाह, खत्म। हम लोगों ने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप पांचों पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। कितना पढ़ना है ये भी जरूरी है। अब हो सकता है कुछ लोग वेस्ट वाले पे ही पूरी पीएचडी कर लें, तो वो चीज भी सही नहीं। वेस्ट में 4 रिवर्स हैं, 4 के नाम याद कर लीजिए, थोड़ा सा अपने शब्दों में उस चीज को लिख लीजिए। तो एग्जाम में कितना लिखना है, कितना कंटेंट देना है, ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी हम लोग इतना ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं और उस चीज़ को एग्ज़ाम में वो चीज़ लिख भी नहीं पाते हैं, तो जो ज़रूरी है वो भी नहीं हो पाता है, और जो हम इतना रट के गए वो तो दे ही नहीं पाते हैं एग्ज़ाम में अपने नोट्स में। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इमेज है, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि किस हिस्से में कौन सा हमारा ओशन है। यह जरूर आप लोगों की एटलस में दिया होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो। और इसको दिखाने का कारण क्या है, देखिए इसको दिखाने का रीजन ये है, टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको दिखाने का रीजन ये है कि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सी खाड़ी किस ओशन का पार्ट है। जैसे कि जो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है वो पैसिफिक ओशन का पार्ट है, अराफुरा सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, तिमोर सी और गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये सब इंडियन ओशन का पार्ट है। कोरल सी एंड तस्मान सी, ये तो सिंपल है, पैसिफिक के पार्ट है। तो ये अगर थोड़ा सा आपके माइंड में रहेगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि कंफ्यूजन उतना होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जो गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे है और जो अराफुरा सी है, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास है, लेकिन दोनों में अंतर है।
कि अराफुरा सी इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन एंड गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट एंड तिमोर सी पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और बाकी रिवर्स के इस चैप्टर में इतना ही। हम लोगों ने रिवर्स को अच्छे से समझ लिया, कैसे आंसर लिखना ये भी देख लिया। और आगे अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ही अभी आगे बढ़ेंगे। बहुत चीजें पढ़नी है ऑस्ट्रेलिया में अभी। क्लाइमेट पढ़ेंगे, वेजिटेशन पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की इसी तरह हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।